Good morning, students and my dear friends. Today is 30th of August 2022, Tuesday. Motivation of the day is motivation is what gets you started, habit is what keeps you going. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 1 पर दिए हुए आर्टिकल हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। आरबीआई सपोर्ट पुल्स रुपी अप फ्रॉम फ्रेश लोज। मंडे को इंडियन रुपी ने डॉलर के अगेंस्ट में एक नया लो, एक फ्रेश लो रजिस्टर किया था और इस लो के बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केट इंटरवेंशन स्टार्ट कर दिए थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मार्केट इंटरवेंशंस की वजह से थोड़ी सी रिकवरी हमें इंडियन रुपी में देखने को मिली है। तो रुपी रिकूप्ड मोस्ट लॉसेस एज मार्केट इंटरवेंशन बाय आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ डॉलर सेल्स। कैसे इंटरवेंशन करती है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, या तो डॉलर को खरीदेगी या डॉलर को बेचेगी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो जिस तरीके से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा था बिकॉज ऑफ द हॉकिश अप्रोच इंडिकेटेड बाय द फेड रिजर्व चेयरमैन, उसके बाद से ही कंटिन्यूसली रुपी में फॉल देखने को मिला था और आरबीआई ने इंटरवेंशन की। इंटरवेंशन में आरबीआई ने डॉलर सेल करी जिसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन हो रहा था डोमेस्टिक करेंसी में इंडियन रुपी में वो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ। हालांकि जैसे ही जो फेडरल रिजर्व के चेयर थे उनका स्टेटमेंट आया था कि फेडरल रिजर्व के लिए जो अभी इम्पॉर्टेंट टारगेट है वो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा यूएस का सेंट्रल बैंक इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसी के बाद से इंडियन रुपी ने एक फ्रेश लो रजिस्टर किया था अप्रॉक्सीमेटली 80.13 पर डॉलर का और इतने मार्क पर पहुंचते ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तुरंत स्टेप इन किया रुपी को प्रोटेक्ट करने के लिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन के बाद से जो क्लोज हुआ इंडियन रुपी वो अप्रॉक्सीमेटली 79.97 पर डॉलर पर हुआ। और ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट्स या डीलर का ये कहना था कि आरबीआई जो है वो एग्रेसिवली डॉलर सेल कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली 80.05 और 80.10 के लेवल पे। और अभी तक का अगर हम इस कैलेंडर ईयर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 7% का डिक्लाइन या 7% का डेप्रिसिएशन इंडियन रुपी में देखने को मिल चुका है अगेंस्ट यूएस डॉलर। और यूएस फेडरल रिजर्व के जो अप्रोच हैं, जो एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का जो अप्रोच है उसको लेकर के जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ से एफपीआई सेल आउट देखने को मिल रहा है, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। और जिसकी वजह से जो ग्रीन बैक करेंसी है वो कंटिन्यूसली स्ट्रेंथन होती जा रही है। अगर यूएस इन्फ्लेशन की बात करें तो करंटली यूएस की इन्फ्लेशन 8.5% तक पहुँच गई है और टारगेट कितना है, जैसे कि हमारा आरबीआई ने टारगेट रखा है, कितना टारगेट रखा है 4% का। यूएस फेडरल ने कितना टारगेट रखा है 2% का। सो कैन यू इमेजिन 2% का टारगेट है और जो करंट इन्फ्लेशन सीपीआई चल रही है यूएस में दैट इज 8.5%। इसी वजह से यूएस फेडरल के जो चेयरमैन है उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अभी हमारे लिए जो टारगेट है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसी वजह से जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पर हमें सेल आउट देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का। ओवरसीज जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर एग्जिटिंग द ईएम्स, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक करेंसीज हैं वो फॉल कर रही हैं। इंडिया में भी यही सेम ट्रेंड हमें देखने को मिला, बट बिकॉज ऑफ द आरबीआई इंटरवेंशन अगर हम देखें तो रुपी थोड़ा सा सपोर्ट हुआ है। अदरवाइज अगर ये आरबीआई के इंटरवेंशन नहीं होते तो शायद ये जो डेप्रिसिएशन है ये और ज़्यादा एक्सटेंड में जा सकता था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, या अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक, पॉलिसी रेट हाइक पर जाता है तो वो डेफिनेटली कंट्री की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिलता है। डॉलर जो होता है वो स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी रिस्क एपेटाइट जो है इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर के वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से ये फॉल बॉन्ड यील्ड में इंक्रीज और जो ग्रीन बैक करेंसी है उसमें अप्रिसिएशन देखने को मिलता है। हालांकि अभी रिसेंट इवेंट में जो डेप्रिसिएशन देखने को मिला उसमें आरबीआई ने स्ट्रांगली इंटरवेंशन किया है एंड दिस इज द रुपी वर्सेस डॉलर इन्वर्टेड स्केल। हम देख सकते हैं करंटली जो रेट चल रहा है दैट इज 79.97, हालांकि 80.1 का मार्क इंडियन रुपी क्रॉस कर चुका है। सो दिस इज द इंस्टांसेस व्हेन इंडियन रुपी ब्रीच द 80 इंट्राडे लेवल, July 9, July 21 and August 21, and this is the Indian जी सिक्योरिटी ईल्ड रेट। तो जैसा कि हमने बताया कि जैसे जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ये आप याद रख सकते हैं, वैसे वैसे ही ईल्ड रेट भी इंक्रीज होगा। और अभी 10 साल का जो बेंचमार्क
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या जी सिक्योरिटीज़ हैं या गिल्ट हैं या बॉन्ड हैं, उसमें यील्ड रेट 7.25% तक पहुंच गया है, जो कि आरबीआई के लिए एक बहुत ही कॉशनरी लेवल है। हालांकि आरबीआई कंटिन्यूअसली इंटरवेंशन कर रही है इन सारे इंडिकेटर्स को कंट्रोल करने के लिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। आईसीआईसीआई एक्सिस आईडीएफसी फर्स्ट हाइक डिपॉजिट रेट। इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग कि हमने डिपॉजिट रेट्स को लेकर के, क्रेडिट रेट्स को लेकर के कई बार न्यूज़ कवर करी और हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से डिपॉजिट रेट और क्रेडिट रेट में रिलेशनशिप होती है। अगर क्रेडिट रेट या क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़ानी है इकोनॉमी में तो डिपॉजिट रेट भी सफिशिएंट होना चाहिए। डिपॉजिट रेट मीन्स अगर बैंक्स में डिपॉजिट नहीं होगा, हाउस होल्ड जो हैं वो अपनी सेविंग्स, अपनी डिस्पोजेबल इनकम्स का कुछ पार्ट डिपॉजिट नहीं करेंगे तो बैंक्स के पास क्रेडिट देने के लिए फंड भी नहीं होगा, कैपिटल भी नहीं होगा। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ये देखा गया कि क्रेडिट रेट में तो फॉल रहा ही रहा, डिपॉजिट रेट में भी फॉल देखने को मिला बिकॉज ऑफ द लेस इंटरेस्ट रेट प्रोवाइडेड बाय बैंक्स ऑन डिफरेंट डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट। तो जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करने की जगह अदर इंस्ट्रूमेंट्स में या अदर इन्वेस्टमेंट में, अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रेफर किया, जिसकी वजह से जो डिपॉजिट रेट था इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन बैंकिंग सेक्टर में वो फॉल कर रहा था। और एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए कि डिपॉजिट रेट को मेंटेन करना ताकि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में फंड और कैपिटल अवेलेबल रहे, तभी लैंडिंग होगी। और अगर बैंक्स लैंड नहीं करेंगे तो बैंक्स के लिए जो लोन होते हैं वो असेट्स होते हैं, लोन से, लेंडिंग से ही जो बैंक्स को प्रॉफिट या उनकी इनकम जनरेट होती है, उनका रिवेन्यू जनरेट होता है। तो दैट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। और उसी का ट्रेंड अगर हम उसी को बैकग्राउंड में रख करके आज की न्यूज़ को डिस्कस करें तो डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करने के लिए नाउ बैंक्स आर ऑफरिंग डिफरेंट स्कीम्स। हम पहले भी इस तरह की न्यूज़ कवर कर चुके हैं। और जो डिपॉजिट रेट्स हैं, चाहे वो एफडीआर पर हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट्स पर हो, नाउ बैंक्स आर ऑफरिंग हाई डिपॉजिट रेट। और उसी लाइन ऑफ डिस्कशन में जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए हैं, या बोल सकते हैं इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, फर्स्ट इनिशिएटर या फर्स्ट मूवर का इन्होंने टैग ले लिया है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने में। तो जो 2 करोड़ या उससे ऊपर के डिपॉजिट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ एफडीआर और इन एनी अदर फॉर्म, उस पर अब ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईडीएफसी बैंक है, ये अपने काउंटर पार्ट बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे। हर सेगमेंट के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है बैंक ने। अगर हम देखें आईसीआईसीआई बैंक, सो नाउ आईसीआईसीआई बैंक इज ऑफरिंग इंटरेस्ट रेट इन द रेंज ऑफ 3.5 to 6.05%। किस डिपॉजिट पर? ऐसे डिपॉजिट जो कि 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें पीक रेट, हाईएस्ट रेट तो 6.05% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है एफडीआर पर आईसीआईसीआई बैंक ने डिफरेंट टेन्योर के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 दिन से और 5 साल के लिए। इसी तरीके से एक्सिस बैंक ने भी अप्रॉक्सीमेटली जो हाईएस्ट पीक रेट रखा है, इंटरेस्ट रेट रखा, दैट इज 6.5%। 1 से 5 साल के लिए या 10 साल के लिए जो डिफरेंट एफडीआर हैं उनके लिए 2 से 5 करोड़ तक की रेंज के बीच में एक्सिस बैंक ने भी एक ह्यूज अमाउंट का, एक ह्यूज परसेंटेज का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है। और यही सेम ट्रेंड हमें आईडीएफसी में भी देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से लेकर के 7% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है सेम रेंज में। Now, these private banks are offering more deposit rates, इंटरेस्ट रेट ऑन दिस स्लैब एज वेल एज ऑन दिस स्लैब, मतलब 2 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में। रीज़न बिहाइंड, रीज़न सेम है कि जो बैंक्स हैं वो चाह रहे हैं कि जो उनकी क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो भी बढ़े, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा, इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स डिपॉजिट ही नहीं करेंगे बैंक में, तो बैंक्स के पास कैपिटल कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा लेंड करने के लिए। और अगर बैंक जो है वो लेंडिंग नहीं करेंगे, लोन नहीं देंगे, तो डेफिनेटली वो कहाँ से रिवेन्यू अर्न करेंगे, रिवेन्यू नहीं अर्न करेंगे तो डेफिनेटली बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, बैंक की साउंडनेस डिक्रीज होगी, उनका ऑपरेशन डिक्रीज होगा, तो बैंक्स जो है वो बहुत लॉन्गर पीरियड तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी इन 3 बैंक्स ने लीड लिया है और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इन तीनों बैंक्स के लीड लेने के बाद से हमें अदर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें भी सेम ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो
पर्पस सेम है, क्रेडिट ग्रोथ रेट को इम्प्रूव करना है। और ये जो फिलहाल के लिए ये इंटरेस्ट रेट है, पीक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंट बैंक्स ऑफर कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रिलीफ फॉर गवर्नमेंट एज SC जंक्स $560 मिलियन अंतरिक्ष ऑर्डर। इसरो और देवास का, यहाँ बोले जो इसरो का जो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन है और देवास को लेकर के जो डिस्प्यूट है काफ़ी टाइम से चला रहा है। एक दो बार हमने, अगर आप पुराने लिसनर हैं तो आपको पता होगा कि 2 बार हमने इस न्यूज़ को कवर भी किया है। आज की न्यूज़ में क्या है? आज की न्यूज़ में बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है इस डिस्प्यूट को लेकर के उसको कवर किया गया है। क्या ऑर्डर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने? दिल्ली हाई कोर्ट ने मंडे को बोला है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड था जहां पर इसरो के अंतरिक्ष कॉरपोरेशन को डायरेक्ट किया गया था कि वो देवास को अप्रॉक्सीमेटली $562.2 मिलियन का डैमेज दे, उस पर्टिकुलर अवार्ड को दिल्ली हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया है, बोले सेट असाइड कर दिया है। तो 2011 में इन दोनों कंपनीज के बीच में, देवास और अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इसरो की कमर्शियल विंग है, इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी और देवास ने अंतरिक्ष पर एक लीगल सूट किया था जहां देवास ने कहा था कि अंतरिक्ष ने यूनिलैटरली अनलॉफुली इस डील को टर्मिनेट कर दिया था। तो 2011 में जो डील टर्मिनेट हुई थी उसको लेकर के इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट था और इसी के बाद से इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करी थी इसी डिस्प्यूट को, देवास और अंतरिक्ष के बीच में जो डिस्प्यूट है इस डिस्प्यूट को टैकल करने के लिए। और इसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है उसने अंतरिक्ष कॉरपोरेशन को डायरेक्ट किया था कि वो देवास मल्टीनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को $562 मिलियन का डैमेज दे और अलाउ कर दिया था देवास को कि वो क्लेम कर सकता है इतना अमाउंट। और इसी को लेकर के अंतरिक्ष ने दिल्ली हाई कोर्ट में आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के तहत केस फाइल किया था और उसी केस में जो जस्टिस हैं उन्होंने अंतरिक्ष को फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन से फ्री कर दिया है। हाई कोर्ट ने बोला है कि जो इन दोनों के बीच में डील हुई थी, अंतरिक्ष और देवास के बीच में जो डील हुई थी, ये डील देवास के जो फ्रॉड थे, देवास ने एक जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड इन्फॉर्मेशन, इलीगल इन्फॉर्मेशन या बोल सकते हैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो दी थी उसके बेसिस पर हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी कमर्शियल रिलेशनशिप जिसका आधार या जो कि एक फ्रॉड के बेसिस पर या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर करी गई है, उस पर्टिकुलर कमर्शियल रिलेशनशिप में पार्टीज का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बनता है। तो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि देवास ने जो भी डील करी थी अंतरिक्ष से, इसरो की जो कमर्शियल विंग्स हैं उससे जो भी डील करी थी वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर करी थी और इस तरह के जो भी डील्स होती हैं दे आर एक्चुअली नॉट गुड एंड ऑल द सीड्स दैट आर grown out of these types of deals are infected with the poison of fraud। और इसीलिए देवास की इस डील को इलीगल बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अगर देवास ने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी थी, फ्रॉड के बेसिस पर यह डील अंतरिक्ष से करी थी, तो अंतरिक्ष कोई भी ऑब्लिगेशन या कोई भी डैमेज का ऑब्लिगेशन नहीं बनता है। और इसी ग्राउंड पे दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल थी उसके अवार्ड को नल एंड वॉइड कर दिया। तो बेसिकली मोरालिटी, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, इन सब को कंसीडर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 87 पेज का जजमेंट दिया है जहां पर अंतरिक्ष को आर्टिकल्स सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के तहत अलाउ किया है कि वो इलीगैलिटीज, फ्रॉड और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इस डील को यूनिलैटरली वाइंड अप कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है इसरो के लिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फ्रेमवर्क फॉर PSB's टारगेट मे बी रिवैम्प बाय सेंटर। तो सेंटर गवर्नमेंट इज नाउ थिंकिंग टू रिवैम्प द टारगेट सेटिंग मैकेनिज्म फॉर होम, फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए जो टारगेट सेटिंग मैकेनिज्म है उसको रिवाइज, रिवैम्प, रीस्ट्रक्चर करने का प्रपोजल या करने का सोच रही है सेंटर गवर्नमेंट। और
इसके बाद जो एक नया फ्रेश फ्रेमवर्क लाने का प्लान है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस को या स्टेट ओन जो लेंडर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो नया फ्रेमवर्क है, दिस फ्रेमवर्क विल बी ऑन लाइंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। और इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के बेसिस पर जो गवर्नमेंट है वो हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक से एनुअल टारगेट के बेसिस पर एक, या हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन करेगी पब्लिक सेक्टर बैंक से, और उसमें दोनों ही पार्टीज मिलकर बैठकर एनुअल टारगेट डिसाइड करेंगी। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के बेसिस पर जो ये नया फ्रेमवर्क है ये लाया जाएगा। और क्या होगा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट? गवर्नमेंट यूज टू साइन विद पीएसबीज टू फिक्स द एनुअल टारगेट्स। और फिर इसी के बेसिस पर जो स्टेट ओन्ड लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी मेजर करी जाएगी। तो पैरामीटर जैसे कि ROA, रिटर्न ऑन असेट्स, रिड्यूसिंग नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, improvement in financial inclusion, customer centric initiative, all these parameters will be used for these new framework। so अभी जो parameters हैं उसको थोड़ा सा चेंज करके इन सारे नए parameters को यूज़ कर सकती है उस नए फ्रेमवर्क में। और आप देखें तो ये बहुत ही रैशनल पैरामीटर्स है, क्योंकि जनरली जो बैंक्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव्स, जो उनका पर्पस होता है वो यही होता है, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कस्टमर को बेटर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो अब यही इंडिकेटर गवर्नमेंट यूज़ करेगी नए फ्रेमवर्क में। तो इट विल बी मोर सूटेबल, एप्ट, timely contemporary framework for public sector banks. So through ease 5.0, that is a common reform agenda for PSBs। अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब ये इस पर्टिकुलर रिफॉर्म को ईज 5.0 को पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारा इंद्रधनुष एक रिफॉर्म था, इसी तरह से ईज 5.0 है जो बेसिकली PSBs हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स या स्टेट ओन बैंक्स हैं, उनके रिफॉर्म, कॉमन रिफॉर्म्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई थी या ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया था। तो आप ईज 5.0 के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी आप 2-3 लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं। और इसी ईज 5.0 के तहत जो बैंक्स हैं, स्टेट ओन बैंक्स हैं, उनको बोला गया था कि 3 साल का स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार करें बैंक अपने अपने लिए, और उसी में बैंक्स अपने खुद के लिए टारगेट भी सेट करें अंडर दिस न्यू फ्रेमवर्क, जैसे कि बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा तरीके से गॉक करी जा सके, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके, उनके जो बेसिक टारगेट्स हैं पर्पस है उनको और अच्छे से अचीव किया जा सके। अभी तक का क्या, अभी ये तो नए फ्रेमवर्क की बात हो गई, अभी करंटली क्या चलता है? करंटली जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं स्टेट ओन बैंक से, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही होते हैं और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर बोलें तो ज़्यादा करेक्ट होगा, ये बेसिकली इंटरनल टारगेट जो हैं वो अपने खुद के सेट करते हैं। डिफरेंट पैरामीटर कौन कौन से? क्रेडिट ग्रोथ, कैश रिकवरी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। बट अब जो पैरामीटर्स रखे जाएंगे वो ज़्यादा ब्रॉड होंगे, ज़्यादा इंक्लूसिव होंगे। अभी तक ये जो बोर्ड्स थे पब्लिक पर्टिकुलर बैंक से, वो खुद मॉनिटर करते थे बैंक से परफॉर्मेंस ऑन बेसिस ऑफ डिफाइंड पैरामीटर्स, बट नाउ डिफरेंट होल टाइम डायरेक्टर्स और अदर individuals may be appointed under the new framework for these types of परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो अभी जो नया फ्रेमवर्क आ रहा है उसके तहत जो मॉनिटरिंग है वो भी थोड़ी सी चेंज होगी। मे बी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स अपॉइंट किए जाएं या होल टाइम डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएं, इंस्टेड ऑफ जो बोर्ड है वो खुद मॉनिटर करे बैंक की परफॉर्मेंस। तो ऐसा प्रपोजल है अभी, दिस इज़ इन वर्क। अभी बहुत ज़्यादा इसको लेकर के श्योरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से ये प्रपोजल आएगा। फिलहाल के लिए 3 साल तक का ईज 5.0 के तहत ये नया न्यू फ्रेमवर्क तैयार कर रही है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। मार्केट स्लाइज ऑन यूएस फेड हॉकिश टिल्ट। कल की न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से यूएस फेड के जो चेयरमैन है, जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमें इंडिया की बेंचमार्क इंडाइसेस पर देखने को मिलेगा। कल हमने ये न्यूज़ कवर भी करी थी और यही हुआ। जो इंडिया की बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो मंडे को ड्रॉप करी, उनमें फॉल देखने को मिला। रीज़न, यूएस फेडरल का जो हॉकिश अप्रोच जो यूएस फेडरल अडॉप्ट करने जा रहा है, इट मीन्स फोकसिंग मोर ऑन इन्फ्लेशन देन इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआईज हैं, एफएफआईज हैं, उनमें रिस्क एपेटाइट रिड्यूस सेलिंग देखने को मिली, जिसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी 50 सेंसेक्स में क्लियरली विजिबल हुआ। अगर सेंसेक्स की बात हो, सेंसेक्स में अप्रॉक्सीमेटली 1.46% का फॉल देखने को मिला और यही सेम ट्रेंड हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिला। निफ्टी 50 में भी अप्रॉक्सीमेटली 1.40% का फॉल देखने को मिला।
हालांकि जो इंडियन मार्केट में जो ये फॉल है, जो ये डिक्लाइन दिखा, ये कंपैरेटिवली जो अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके से कंपैरेटिवली कम है। मतलब इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस ने, इंडियन स्टॉक मार्केट ने बेटर परफॉर्मेंस दी अदर इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RIL एम्स टू डबल वैल्यू बाय 27। सो रिलायंस इंडस्ट्री, द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, ने मंडे को अपने लिए एक नया टारगेट सेट किया, नया विजन सेट किया। तो 45th एनुअल जनरल मीटिंग में रिलायंस ने डिसाइड किया कि आगे आने वाले टाइम 2027 तक कंपनी जब अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रही होगी, उस टाइम पीरियड तक कंपनी जो है वो अपना जो वैल्यूएशन है वो डबल कर लेगी आज के कंपैरिजन में। और कंपनी इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी केवल 5G नेटवर्क के केस में। So it's an ambitious target that Reliance RIL has set for itself, और 2027 तक वैल्यूएशन डबल करने का टारगेट दिया गया, जिसमें 5G जो नेटवर्क है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल रही हैं, क्योंकि रिलायंस ने 5G लॉन्च का जो टारगेट है इस दिवाली सेट किया है और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये न्यूज़ भी इसी रिलायंस से ही रिलेटेड है, तो उसको भी हम यहीं कवर कर लेते हैं। रिलायंस टारगेट 5G लॉन्च बाय दिवाली, ₹2 ट्रिलियन फॉर डिजिटल प्लेस। तो रिलायंस ने इस बार का जो 5G स्पेक्ट्रम हुआ था, ऑक्शन हुआ था, उसमें अच्छा खासा एक अमाउंट इन्वेस्ट किया, अच्छे स्पेक्ट्रम बैंड्स खरीदे हैं। तो अब फाइनली रिलायंस फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाह रहा है, तो जल्दी से जल्दी दिवाली के पीरियड में रिलायंस जो है वो अपनी 5G सर्विसेज लॉन्च करने जा रहा है। और इसके लिए जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट रिलायंस करेगी फॉर रोलिंग आउट द 5G नेटवर्क ऑन अफोर्डेबल स्मार्टफोन थ्रू पार्टनरशिप विद गूगल एंड अदर रिस्पेक्टिव कंपनीज। तो गूगल से पार्टिसिपेट करके रिलायंस जो है वो 5G नेटवर्क में पेनिट्रेट करने जा रही है, एंड इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, और जिसकी वजह से ये एम्बिशियस टारगेट रिलायंस ने अपने लिए सेट किया है कि 2027 तक जो वैल्यूएशन है उसको डबल कर लेना कंपनी का। एंड दिस पर्टिकुलर मूव, फर्स्ट मूव बाई रिलायंस, विल एक्चुअली चेंज द लैंडस्केप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन इंडिया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Minimum assured return scheme may fetch 2 to 7% rate of return. EY एक्चुअरी सर्विसेज जो कि कंसल्टेंट हैं रेगुलेटर के, पेंशन रेगुलेटर के, उन्होंने पेंशन रेगुलेटर को कंसल्ट किया है, एडवाइस किया है कि जो पेंशन रेगुलेटर है वो एक नई स्कीम ऑफर करे जिसके तहत 2 to 7% का मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न पेंशन रेगुलेटर ऑफर करे, या गारंटीड मिनिमम गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करे अंडर द स्कीम दैट पेंशन रेगुलेटर इज गोइंग टू लॉन्च दिस ईयर। हालांकि 2 to 7% एक रेंज दी है, कितना होगा एक्चुअली में रेट ऑफ रिटर्न, दैट विल डिपेंड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट पेंशन रेगुलेटर विल ऑफर। तो कंसल्टेंट EY एक्चुअरी सर्विसेज LLP ने कंसल्टेशन दिया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PFRDA भी बोलते हैं। और उस कंसल्टेंसी के तहत EY ने कहा है कि 2 to 7% के मिनिमम गारंटीड इंटरेस्ट रेट ऑफर करे पेंशन रेगुलेटर फॉर बेटर पेनिट्रेशन। हालांकि इसमें बहुत सारे क्लॉज भी हैं कि कौन सा किस प्रीमियम पे सर्विसेज ऑफर करी जाएँ, प्रोडक्ट कैसे होंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। हालांकि हाउ दे कंपेयर, तो अगर हम देखें पेंशन फंड मैनेजर, जो डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो कितना कितना ऑफर करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो हम देख सकते हैं चाहे वो SBI हो, LIC हो, UTI हो, ICICI हो, कोटक हो, HDFC हो, बिरला हो, सबके अपने अपने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर दिए हुए। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि प्रॉबेबली पेंशन रेगुलेटर इस साल नई स्कीम लॉन्च कर सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमें फाइनेंशियल मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पाक लुक्स टू रिज्यूम ट्रेड विद इंडिया। अगर हम रिसेंटली बात करें तो पाकिस्तान में इसमें मैसिव फ्लड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो इंडिया से इसेंशियल फूड आइटम्स को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है या उसका प्लान कर रहा है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एड्रेस करते हुए बोला कि जो वेजिटेबल्स हैं, एडिबल आइटम्स हैं, वो इंडिया से इम्पोर्ट किए जा सकते हैं, कीपिंग द सिचुएशन इन माइंड, द फ्लड सिचुएशन इन माइंड। तो इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड्स हैं, पीपल जो अफेक्ट हुए हैं फ्लड से, जिनकी फसलें जो ख़राब हो गई हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इंडिया से भी वेजिटेबल्स और एडिटेबल ऑयल का इंपोर्ट करने के प्लान को कंसीडर कर सकती है।
क्योंकि फ्लड की वजह से रिसेंट टाइम में पाकिस्तान में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स एडिबल आइटम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन चैलेंजेस, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इंडिया को एक ऑप्शन की तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। और अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो इंडिया पाकिस्तान के डिटोरिएटेड रिलेशन की वजह से दोनों का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। रिसेंट कुछ टाइम में इंडिया और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली और ट्रेड वाइज इन्वॉल्व नहीं थे। This is export data and import data between India and Pakistan from 2019 to 2023। हम देखें तो 3 साल में बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमें दोनों ही केसेस में देखने को मिला, एक्सपोर्ट में भी और इम्पोर्ट में भी। हालांकि 2023 में ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और पाकिस्तान फ्लड की वजह से भी और इसके अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से भी जो है वो इंडिया से ट्रेड इंप्रूव करना चाह रहा है। इंडिया का जो ट्रेड रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है इस टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। मोर स्पेसिफिकली 2019 में जो इंडिया ने JNK को लेकर जो जो डिसीजन लिया था उसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी। तो हालांकि अब दोनों ही कंट्रीज़ को समझ में आएगा कि टेंशन और जो अदर पॉलिटिकल इशूज़ हैं उनको असाइड रख करके ट्रेड और बिजनेस को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो लेट्स सी कि जो ये स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की वजह से इसका एक्चुअल इम्पैक्ट हमें बिजनेस और ट्रेड रिलेशनशिप में देखने को मिलता भी है या नहीं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट lecture PDF you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.